हेलो दोस्तों। उम्मीद है आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। पेपर नंबर 16। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है। प्रसिद्ध है किस लिए? यूरेनियम उत्पादन के लिए, अभ्रक उत्पादन के लिए, रेशम उत्पादन के लिए, हीरा उत्पादन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किम्बरले किस लिए फेमस है? हीरा उत्पादन के लिए। किम्बरले कहाँ पे है? देखो, साउथ अफ्रीका में। किम्बरले कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले है। और किम्बरले साउथ अफ्रीका में है और हीरे की खान है। और ये विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। विश्व में सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? किम्बरले। और है कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। तो हमारे सामने ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप आ गया है और इसमें दक्षिणी हिस्से में यहाँ पे साउथ अफ्रीका है और यहाँ पे किम्बरले की खान है। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रीनलैंड द्वीप राजनीतिक रूप से किस देश का हिस्सा है? जो ग्रीनलैंड द्वीप है ना, वो राजनीतिक रूप से किस देश का हिस्सा है? इंग्लैंड का, फ्रांस का, डेनमार्क का या ब्राजील का? तो ग्रीनलैंड द्वीप है वो वैसे कनाडा के समीप है, लेकिन राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्रीनलैंड द्वीप डेनमार्क जो देश है उसका हिस्सा है, यानी डेनमार्क का पार्ट है। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क का। देखिए, ग्रीनलैंड को मैप में देख लेते हैं एक बार हम। हमारे सामने एक ग्रीनलैंड का मैप आ गया है। ये ग्रीनलैंड है और बर्फ से ढका हुआ ये द्वीप है पूरा। और इसके पास में इधर ये आइसलैंड हो गया और इधर ये कनाडा हो गया और ये अलास्का जो यूएसए का पार्ट है वो हो गया। और ये आर्कटिक ओशन हो ही गया अपना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जोंडा नामक शुष्क हवाएं किस देश में चलती है? जोंडा नाम की जो शुष्क हवाएं है ना, वो कौन से देश में चलती है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका या अर्जेंटीना? तो जोंडा कहाँ चलती है? तो जोंडा चलती है अर्जेंटीना में। जोंडा जो शुष्क हवाएं हैं वो कहाँ चलती है? अर्जेंटीना में चलती है। और अर्जेंटीना कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है ना। तो वहाँ पे जोंडा है, वहाँ जोंडा नामक जो शुष्क हवाएं हैं वो चलती है। और देखिए, विश्व की प्रमुख जो गर्म हवाएं हैं, गर्म स्थानीय हवाएं कहते हैं जिनको, चिनूक कहाँ पे चलती है? तो आपको पता है चिनूक कहाँ चलती है? तो ये यूएसए और कनाडा में चलती है, या यूं कहे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलती है चिनूक। होर्न कहाँ चलती है? तो यूरोप में चलती है। और सांता आना कैलिफोर्निया में चलती है। सांता कहाँ आते हैं? जो सांता होते हैं ना, जो कृष्ण में भी आते हैं, वो कैलिफोर्निया में आते हैं। कैलिफोर्निया यूएसए में। हरमट्टन का आपको पता ही है कि सहारा रेगिस्तान है ना, वहाँ हरमट्टन चलती है। और सिराको भी सहारा रेगिस्तान में चलती है, यानी हरमट्टन और सिराको सहारा रेगिस्तान यानी दक्षिण अफ्रीका में चलती है। दक्षिणी अफ्रीका, हरमट्टन दक्षिण अफ्रीका में चलती है, सहारा रेगिस्तान नहीं होगा ये। और सिराको सहारा रेगिस्तान में चलती है। अगले प्रश्न चलते हैं। विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को, खमसिन के पठार को, लोयस के पठार को या अरब सागर, अरब के पठार को? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व की छत। पामीर के पठार है ना, उसे विश्व की छत कहते हैं। किसे? पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। पामीर का पठार क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा पठार है विश्व का। पहली बात तो ये। सबसे ऊंचा पठार भी ये पामीर का पठार ही है विश्व का, तो उस हिसाब से। और तीसरी सबसे प्रमुख विशेषता, जो पामीर का पठार है ना, इसमें एक पामीर नोट भी पाई जाती है। पामीर नोट यानी यहाँ से बहुत सारी पर्वतमालाएं निकलती है। जैसे ये हमारे सामने जो मैप है उसमें आपको पामीर नोट दिख रही होगी। नोट यानी गांठ होती है। तो यहाँ से एक तो देखो हिंदू कुश निकल रही है, फिर ये अपना हिमालय निकल रहा है, फिर इधर से काराकोरम निकल रही है, फिर ये कुनलुन निकल रही है, फिर इधर से त्यानसान निकल रही है। त्यानसान, कुनलुन, काराकोरम, हिमालय और हिंदू कुश, ये कहाँ से निकल रही है? तो इनकी जो सोर्स है ना, वो पामीर गांठ है। ऐसा लगता है कि एक गांठ से विभिन्न धागे चारों तरफ निकल रहे हैं। तो वो कौन सा है? वो है पामीर नोट। और विश्व की छत पामीर नोट को ही कहते हैं। बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेपों को क्या कहते हैं? यानी बाढ़ के मैदान, उसके नए निक्षेप को क्या कहते हैं? बांगर, खादर, विश्रभ या गोकुल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो नए निक्षेप होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं खादर। और पुराने निक्षेप बांगर कहलाते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होता है, सतपुड़ा से होता है या शिवालिक से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ी है ना, त्र्यंबकेश्वर नहीं, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है ना, वहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। भारत में आर्थिक सुधार यानी उदारीकरण का दौर कब शुरू हुआ था? तो जो उदारीकरण के जो विचारक थे कौन थे?
तो मनमोहन सिंह साहब उन्होंने उदारीकरण का दौर शुरू किया था। नरसिम्हा राव के सरकार थी उस समय। तो ये किस साल की बात है? 1990, 91, 95, 80। तो ये 1991 की बात है और भारत में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था या आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ था। डिजी लॉकर, डिजी लॉकर क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी फाइल्स रख सकते हो। ये भारत सरकार ने शुरू की है। तो भारत सरकार की किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा शुरू की गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा शुरू की गई, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटी कहते हैं शॉर्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, है ना। उसके द्वारा जो ये डिजी लॉकर पहल है ना, उसे शुरू किया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड तकनीक और सूचना प्रसारण मंत्रालय, है ना, उसके द्वारा किया गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। नहीं, इसमें दे रखा है कि जो ये योजना है डिजी लॉकर की योजना, ये शुरू कब की गई? तो ये 2017 में शुरू की गई थी और महीना कौन सा था? महीना था फरवरी। कौन सा महीना था? फरवरी महीना, और 2017 का साल था और डिजी लॉकर शुरू किया गया। और ये माइटी द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्य नहीं है? चाइना, रशिया, अमेरिका या जापान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य है ना, उसमें चाइना तो है, उसके बाद में रशिया भी है, यूएसए तो होगा ही होगा, और ब्रिटेन और फ्रांस तो है, लेकिन जापान भाई साहब नहीं है, है ना। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जापान, है ना, वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं है। बाकी आपको पता है सुरक्षा परिषद में 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य तो सदैव वही रहेंगे, लेकिन जो अस्थायी सदस्य हैं वो उनका कार्यकाल 2 साल से होता है, 2 साल उनका कार्यकाल होता है, और हर साल इस हिसाब से 5 देश नए आते हैं, और हर साल 5 देश नए आते रहते हैं इस प्रकार से। तो भारत अब तक लगभग 8 बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बन चुका है। शिमला समझौता कब हुआ था? 1950 में, 60 में, 70 में या 72 में? तो शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये 1972 में हुआ था। कब हुआ शिमला समझौता? शिमला समझौता 1972 में हुआ था, है ना। अगले प्रश्न चलते हैं। याल्टा सम्मेलन कब हुआ था? 1945, 65, 75 या 55? तो इसका आंसर हो जाएगा याल्टा सम्मेलन 1965 में हुआ। कब हुआ? 1945 में हुआ, सॉरी 1945 में हुआ, 1945 में। 1945 में कौन सा सम्मेलन हुआ? याल्टा सम्मेलन हुआ। कौन सा? याल्टा सम्मेलन हुआ। और याल्टा सम्मेलन किन देशों के मध्य हुआ था? तो याल्टा सम्मेलन रशिया में हुआ था। अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसएसआर, उस समय रशिया क्योंकि संगठित रशिया था तो इसे यूएसएसआर के नाम से जानते थे। बाद में रशिया का विघटन हो गया था और 15 विभिन्न देश बन गए थे। लेकिन याल्टा सम्मेलन 1945 में हुआ था, रशिया में हुआ, और 1945 में हुआ, और अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसएसआर उसके पक्षकार थे। जीवाश्म पार्क कहाँ पे है? यहाँ वुड फॉसिल पार्क की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ फॉसिल पार्क की बात हो रही है। मांडला मध्य प्रदेश, गया, पटना, इंदौर। तो इसका आंसर है जो फॉसिल पार्क है, जीवाश्म पार्क है, वो मांडला मध्य प्रदेश में है। लेकिन वुड फॉसिल पार्क कहाँ पे है? वो अपने जैसलमेर में है ना, जीवाश्म उद्यान। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब, किस महीने में आता है, किस तिथि को आता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 अगस्त को मनाया जाता है, 11 सितंबर को मनाया जाता है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो विश्व जनसंख्या दिवस है ना, वो 11 तारीख को तो मनाया जाता है। और महीना कौन सा है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है ना। और 11/7 इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। विश्व की नहीं, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ पे इस प्रश्न को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। भारत की क्या? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, डल झील, पुलिकेट झील या सांबर झील? यहाँ पे देखो सबसे बड़ी झील, लेकिन वो मीठे पानी की होनी चाहिए। तो इनमें से जो वुलर झील है ना, कौन सी? वुलर झील इनमें से वो है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, है ना। वुलर झील सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर, क्योंकि आपको पता है सांबर तो मीठे पानी की है ही नहीं, और ये पुलिकेट भी शायद खारे पानी की झील ही है। तो यहाँ डल और वुलर बसती है। तो इनमें से जो वुलर है ना, वो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। टिड्डी चेतावनी संगठन है, जो टिड्डी दल आता है ना, प्रकोप रहा, किसान काफी प्रभावित रहे थे जब कोरोना आया था, उससे जस्ट पहले या उसके बाद में, थोड़ा सा बाद में। तो ये कहाँ पे है
टिड्डी के चेतावनी संगठन जयपुर में, इंदौर में, जबलपुर में, जोधपुर में। तो इसका आंसर है ये है जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। तो ये कई सालों से टिड्डी का प्रकोप नहीं रहा था, तो ये तो इनएक्टिव ही हो गया था एक तरीके से, पर अचानक टिड्डी ने प्रकोप कर दिया तो इसको एक्टिव होना पड़ा, है ना। तो टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ पे है? जोधपुर जिले में, राजस्थान में जोधपुर है ना, वहां पे टिड्डी चेतावनी संगठन है। मालको की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? मालको, है ना, इसकी स्थापना किस देश की सहायता से की गई? मालको, तो जर्मनी, जापान, यूएस या इटली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालको की स्थापना की गई इटली देश की सहायता से, यानी इटली देश है ना, इसकी सहायता से मालको की स्थापना की गई। ऐसा समझिए इटली से माल मिल रहा है हमें। कहां से मिल रहा है? माल मिल रहा है इटली से मिल रहा है। अगले प्रश्न चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किस शहर को कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किस शहर को कहते हैं? बेंगलोर को, चेन्नई को, कोयम्बटूर को या पटना को? तो जो अपना बेंगलोर शहर है ना, इसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं। इसे भारत का सिलिकॉन शहर भी कहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में बेंगलोर सिटी में बहुत बड़े बड़े उद्योग लगे हैं। जो भी ब्लू चिप कंपनियां हैं वो बेंगलोर शहर में अपनी उद्योग लगाती है। और आईटी सेक्टर के लिए बेंगलोर एक तरीके से सिलिकॉन वैली की तरह माना जाता है। सिलिकॉन वैली वैसे यूएसए में है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कौन सी है? तो बेंगलोर है। महिला साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? तो महिला साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? तो वो है केरल की। महिला साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? तो केरल राज्य की महिला साक्षरता दर है ना, वो सबसे अधिक है। तो केरल की, हमें पता है केरल की साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा ही है, तो महिला साक्षरता दर भी केरल की ज्यादा है। और केरल में 92.1% महिला साक्षरता है ना। कितनी है? 92.1%। तो भारत की सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये है अपना केरल राज्य। कौन सा राज्य? केरल राज्य। लेपचा, भूटिया और शेरपा जनजाति किस राज्य में रहती है? यानी कुछ जनजातियां दे रखी है और हमसे पूछा है कि ये किस राज्य में निवास करती है। कौन सी है? लेपचा, भूटिया और शेरपा। हमारे विकल्प है सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड और असम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो लेपचा, भूरिया और लेपचा, भूटिया और शेरपा जनजाति है ना, ये सिक्किम राज्य में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? सिक्किम राज्य में निवास करती है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ पे? पटना में, आनंद में, वडनगर में या फिर कटक में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिसको आनंद है ना, जिसे आनंद भी कहते हैं और आनंद भी कहते हैं, ये राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद यहाँ पे है। कहाँ पे है? राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद आनंद में है। आनंद कहाँ पे है? ये गुजरात में है। कहाँ पे है? हमारे गुजरात राज्य में आनंद नाम की जगह है, वहां पे राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद है। क्या है? राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद है। अगले प्रश्न में चलते हैं, मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। यानी मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम किसको कहते हैं? भारत शासन अधिनियम 1919 को, भारत शासन अधिनियम 1935 को, भारत शासन अधिनियम 1909 को या भारत शासन अधिनियम 1927 को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1919 है ना, जिसे हम मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। और 1909 वाले को क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? मार्ले मिंटो। और ये मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड कौन सा? ये वाला 1919 वाला। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? यानी प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1927? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, 1935 को जो भारत शासन अधिनियम है, जिस भारतीय संविधान का जो 75% हिस्सा जिस अधिनियम से लिया गया है, उस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी, है ना। तो प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, इसके माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1935, 1931, 1917 या 1925? तो महात्मा गांधी और जो लॉर्ड इरविन था, इसके मध्य कब समझौता हुआ था? तो इसका आंसर है 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। और आपसे डेट भी पूछ ले तो मार्च का महीना था, 5 तारीख थी। कौन सी तारीख? 5 तारीख और मार्च का महीना, और 1931 की साल थी। कौन सी साल थी? 1931 की साल थी। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है 5 मार्च 1931 को
गांधी और इरविन के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, इस स्थिति को हस्ताक्षर हुए थे, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है? जो दल बदल विरोधी कानून आया था वह कौन सी अनुसूची से संबंधित है? 10, 11, 9 या 8? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी जो अनुसूची 10 है ना, वो दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है। देश का पहले नागरिक के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कौन है जिन्हें देश के पहले नागरिक के रूप में जाना जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो हमारे राष्ट्रपति साहब है ना, उनको देश के पहले नागरिक के तौर पे जाना जाता है। देश के प्रथम नागरिक जो अपने राष्ट्रपति साहब है, उनको देश के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। 2014 में शांति के नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था का नाम क्या है? यानी 2014 में जो अपने कैलाश सत्यार्थी साहब हैं, इनको नोबेल मिला था, है ना। किसको? कैलाश सत्यार्थी, और शांति का नोबेल मिला था। और इनके अलावा एक को और मिला था पाकिस्तान से, जो मलाला यूसुफजई है ना, मलाला यूसुफजई। इन दोनों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल मिला था, है ना। कब? 2014 में। अब कैलाश सत्यार्थी साहब है, एक संस्था चलाते हैं। उनकी संस्था का नाम क्या है? अभिनव भारत, बचपन बचाओ आंदोलन, भारत बचपन या भारत के वीर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बचपन बचाओ आंदोलन, है ना। ये संस्था किसकी है? ये अपने कैलाश सत्यार्थी साहब की है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, जो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करते हैं। और इनकी संस्था का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। और 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और उसी साल इनके साथ में मलाला यूसुफजई को भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार है जो मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है? यानी मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो स्पष्ट है कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, ये मानव के दुर्व्यापार, यानी मानव का व्यापार नहीं होना चाहिए, है ना, इस बात को निषेध करता है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और ये आर्टिकल किस में दे रखा है? ये दे रखा है जो 23 नंबर का आर्टिकल है ना, आर्टिकल 23, वो क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और उसी के माध्यम से स्पष्ट होता है कि दुर्व्यापार को निषेध किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद है। यानी भारत के संविधान के जो भाग 4 है, उसमें नीति निर्देशक तत्व दे रखे, बिल्कुल दे रखे। अब ये पूछ रहे हैं कि वो किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद के मध्य है। तो 35 से 50, 36 से 51, 36 55, 37 52। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक। तो भाग 4 है, और भाग 4 में क्या उल्लेखित है? नीति निर्देशक तत्व। और 51 के में जो मूल कर्तव्य वो दे रखे हैं ना, या 4 के भाग जो कहते हैं, उसमें मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद है, यानी किस अनुच्छेद के माध्यम से वित्त आयोग की स्थापना की गई? यूं कह सकते हैं 270, 175, 280 या 285। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आर्टिकल 280 है ना। आर्टिकल कौन सा? 280 के माध्यम से वित्त आयोग से का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का प्रावधान आर्टिकल 280 में किया गया है। नीति आयोग और राज्य सरकारों के मध्य समन्वय करता है। नीति आयोग के मध्य और राज्य सरकार के मध्य कोऑर्डिनेशन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, किसान विकास परिषद, राज्य विकास परिषद या देश विकास परिषद? तो इसका आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ना। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। यह क्या करती है? नीति आयोग और स्टेट, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाती है। कौन बनाती है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद बनाती है। ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। केंद्रीय बजट का प्रावधान किस बजट में, यानी किस अनुच्छेद में है? सॉरी, ये बजट की जगह से आप अनुच्छेद समझे। क्या है? अनुच्छेद या आर्टिकल समझे। ठीक है, तो केंद्रीय बजट का प्रावधान किस आर्टिकल में? 112 में, 115 में, 117 में, 120 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बजट का प्रावधान संविधान के जो आर्टिकल 112 है ना, उसमें बजट बताया गया है। किसमें? संविधान का आर्टिकल 112 यानी 112 में बजट के बारे में प्रावधान किए गए हैं। सुपर टैक्स किस कर का पुराना नाम है? यानी एक पहले इस टैक्स को सुपर टैक्स के नाम से जाना जाता था, अब उस टैक्स को किस नाम से जाना जाता है? निगम कर, आयकर, वेल्थ कर या जीएसटी? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन है निगम कर। यानी जो कॉरपोरेशन टैक्स है ना, उसे पहले सुपर टैक्स के तौर पे जाना जाता था। 2009 में जीएसटी पर चर्चा के लिए किस समिति का गठन किया गया? यानी 2009 के अंदर जीएसटी पे चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम क्या है? दीपदास गुप्ता समिति, किलकर समिति, रंगरंजन समिति या असीम दास गुप्ता समिति? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो असीम दास गुप्ता समिति है, इसकी स्थापना 2009 में करी गई है ना। असीम दास गुप्ता समिति की स्थापना 2009 में करी गई और जीएसटी पर चर्चा के लिए की गई। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक कौन सा था? भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक, ये भारतीय द्वारा स्थापित, भारतीय द्वारा ही संचालित ऐसा बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ बड़ौदा था, BRKGB था, बैंक ऑफ इंडिया था, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था? तो भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक कौन सा था? ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म, सीबीआई को उस सीबीआई से रिलेट मत कर देना, ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी। और इसकी टैगलाइन क्या है? सेंटर टू यू सिंस 1911 इसकी टैगलाइन है। और ये भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी, शुद्ध स्वदेशी बैंक था ये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में रेपो रेट क्या है? नवंबर 2022 की बात कर रहा हूँ। 5.90, 6.90, 7.90 या 6.15? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेपो रेट कितनी है? रेपो रेट है 5.90। रेपो रेट का तात्पर्य क्या होता है? रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जिसपे बैंक आरबीआई से उधार ले सकते हैं। यानी आरबीआई अगर बैंकों को उधार लेना होगा ना, तो बैंकों आरबीआई के पास जाएंगे, उनको 5.90 की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको उधार दे दिया जाएगा। ठीक है। और एक होता है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो में क्या होता है कि बैंकों के पास अगर फंड ज्यादा हो गया, पैसा ज्यादा हो गया, तो वो लोग उनसे उतना उधार ले नहीं रहे, उनके पास एक्सेस में पैसा पड़ा है, तो वो क्या करेंगे? अपने उस दिन के पैसे को आरबीआई के पास जमा कर देंगे और आरबीआई उनको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगी उनके पास जमा रखने के बदले। कितना देगी? वर्तमान में रिवर्स रेपो कितनी है? 3.35 है। रिवर्स रेपो है ना, रिवर्स रेपो कितनी है? 3.35। और रेपो कितनी है? 5.90। मैं नवंबर 2022 की बात कर रहा हूँ। और ये हर 2 महीने पे हर 2 महीने पे इनकी रिपोर्ट आती है, उसमें चेंजेस करते रहते हैं। जनधन योजना की शुरुआत की गई थी किस महीने, किस साल में? 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में? तो मोदी जी आए थे ना, आते उन्होंने सबसे पहले जनधन योजना की शुरुआत करी थी, है ना। तो जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 2014 में जनधन योजना की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, पोषक अनाज उत्पादन में राजस्थान का योगदान है। यानी पोषक अनाज उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पे, ठीक है, लेकिन कितना उत्पादन करता है पूरे देश के उत्पादन का? तो ये पूरे देश के उत्पादन का 15.35%। यानी पूरे देश में अगर 100 उत्पादन हो रहा है ना, उसमें से 15.35 तो अपन राजस्थान वाले कर रहे हैं उसको। किसको? पोषक अनाज का उत्पादन। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विकास विक्रम विजय नर्मदा, ये किस में है? किस फसल की किस में है? ज्वार की है, बाजरा की है, कपास की है, सोयाबीन की है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकास, विक्रम, विजय और नर्मदा। ये कपास जो फसल है उसकी किस में है ना, कपास की किस्में विकास, विक्रम, विजय और नर्मदा, ये कपास की किस्में हैं। राज्य में सूरजमुखी का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है? यानी राजस्थान में एक जिला ऐसा है जो सूरजमुखी का उत्पादन करता है, और राजस्थान में एकमात्र वही जिला है जो सूरजमुखी का उत्पादन कौन सा है तो करता है। कौन सा जिला है? तो वो है अपना नागौर जिला। कौन सा जिला है? नागौर जिला राजस्थान का एकमात्र जिला है जो सूरजमुखी का उत्पादन करता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? सेवर, ब्यावर, सीकर या जयपुर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपको पता ही है, ये सेवर में है। कहाँ पे है? सेवर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19। गिलफर्ड ने बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कोष्ठ है, यानी गिलफर्ड साहब के जो बुद्धि संबंधी मॉडल है उसके कुल कितने कोष्ठ है? 7 है, 120 है, 80 है या 300 है? तो गिलफर्ड साहब के बुद्धि संबंधी मॉडल के कितने कोष्ठ है? टोटल 120 कोष्ठ है। कितने कोष्ठ है? 120 कोष्ठ है। किसके हिसाब से? गिलफर्ड साहब के हिसाब से, बुद्धि संबंधी मॉडल के। अगले प्रश्न चलते हैं। कुशल कारीगर, इंजीनियर, मिस्त्री आदि में बुद्धि होती है। जो कुशल कारीगर होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं ना, इनमें बुद्धि कैसी होती है? मूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि, शास्त्रीय बुद्धि? तो इसका आंसर है ऑप्शन है, इनमें मूर्त बुद्धि होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। त्रिआयाम सिद्धांत की प्रवर्तक है। त्रिआयाम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गिलफर्ड है, स्किनर है, मूलर या किलपैट्रिक है? तो जो गिलफर्ड साहब है ना, वो त्रिआयाम सिद्धांत के प्रवर्तक है। कौन? गिलफर्ड साहब। गिलफर्ड साहब है ना, वो त्रिआयाम सिद्धांत के प्रवर्तक है। ठीक है। एक बालक के कर्तव्य के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है।
एक बालक के कर्तव्य के मापन करना है, इसके लिए वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? प्रक्षेपी, साक्षात्कार, प्रश्नावली या समाज मिति। तो इसका आंसर क्या दे रखा है? इसका आंसर दे रखा है ऑप्शन डी, समाज मिति। यानी एक बालक के अगर कर्तव्य का मापन करने के लिए जो वस्तुनिष्ठ विधि होगी ना, वो समाज मिति विधि होगी। कौन सी होगी? समाज मिति विधि। अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब पारित किया गया? अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया? 1987 में, 1946 में, 1930 में या 1908 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में पारित किया गया। कब किया गया? 1987 में पारित किया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? यानी कौन सा है जो व्यवहारिक विकार नहीं है? पलायन, भ्रम, असफलता या मनस्ताप? तो इसका आंसर हो जाएगा असफलता व्यवहारिक विकार नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हो गया? पलायन व्यवहारिक विकार है, भ्रम व्यवहारिक विकार है और मनस्ताप व्यवहारिक विकार है, व्यवहारिक विकार में आते हैं। लेकिन जो असफलता है ना, वो व्यवहारिक विकार नहीं है। इसके कारण ये व्यवहारिक विकार हो सकते हैं, असफलता तो उसका कारण हो सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हमें नहीं पूछा था। समायोजन की विधियां हैं, इनमें से समायोजन की विधियां कौन से? उदातीकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन या फिर सभी? तो समायोजन की विधियां कौन कौन सी है? तो देखो सारी समायोजन की विधियां कौन कौन सी है? उदातीकरण भी है, प्रक्षेपण भी है, प्रतिगमन भी है, यानी सभी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक रोगियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? जो मानसिक रोगी होते हैं उनकी कितनी श्रेणियां बनाई गई है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मानसिक रोगियों की 2 श्रेणियां बनाई गई। कितनी? 2 श्रेणियां। मानसिक रोगियों की 2 श्रेणियां बनाई गई है। मनोविक्षेप के अंतर्गत कौन सा रोग आता है? मनोविक्षेप के अंतर्गत चिंता आती है, हठ प्रवृत्ति आती है, उन्माद आता है, चक्र मनोदशा आती है? मनोविक्षेप के अंतर्गत है ना चक्र मनोदशा, उन्माद। एक मिनट, जो मनोविक्षेप है उसके अंतर्गत कौन सा आता है? एक बार इसका आंसर, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना? ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि मनोविक्षेप के अंतर्गत कौन सा रोग आता है। इनमें से चिंता आती है, हठ प्रवृत्ति आती है, उन्माद आता है, मनोदशा आती है। अगले प्रश्न चलते हैं। समायोजन की समस्या के कारक है। समायोजन की समस्या के क्या कारक है? तनाव है, दुश्चिंता है, कुष्ठा है, सभी है? तो समायोजन की समस्या के कारक कौन से हैं? तो तनाव भी है, दुश्चिंता भी है, कुष्ठा भी है, यानी सभी हो जाएंगे। तो समायोजन की समस्या के कारण क्या है? तनाव, दुश्चिंता और कुष्ठा। ठीक है। अगले, तो आज की वीडियो के 50 प्रश्न हमने कर लिए हैं। इस वीडियो की जो बाकी 50 प्रश्न रह गए हैं वो हम कल के वीडियो में लाएंगे। बाकी आज उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ते रहें।